बंगाल की रावण सरकार पर वार, आज ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये बताएंगे स्पष्ट तौर पर। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारे प्रहार शुरू कर दिए हैं और सियासी एजेंडे में इस बार है सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और कानून व्यवस्था के मुद्दे। अमित शाह ने आज 24 परगना के बैरकपुर और सिलीगुड़ी में विशाल रैलियों को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। अब फिर चाहे वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप हो या कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर ममता सरकार को घेरने की योजना, अमित शाह ने न केवल टीएमसी की कार्यशैली को निशाना बनाया बल्कि ममता बनर्जी की तुलना राक्षस रावण से कर डाली, यह कहकर कि रावण को भी विश्वास था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता, लेकिन असल में जनता की शक्ति सबसे बड़ी है। ये 24 परगना में उन्होंने बोला। बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं। अमित शाह का कहना रहा कि इस बार बंगाल के चुनाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता का संघर्ष नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। टीएमसी सरकार ने सीमा सुरक्षा को कमजोर किया, यह बड़ा और गंभीर आरोप लगाया खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए भूमि तक उपलब्ध हमें नहीं कराई गई और यही वजह है कि घुसपैठ की समस्या का निदान हुआ ही नहीं कभी। शाह ने कहा कि मां माटी मानुष एक समय पर नारा था, अब असुरक्षा का प्रतीक बन चुका है और उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद ममता सरकार है। खैर, बंगाल के सियासी संग्राम और बयानबाजियों को लेकर आज जिन सवालों को जवाब तो चाहिए में हम आधार बनाने जा रहे हैं, वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण सवालों पर आएंगे और आपको बताएंगे सवाल मौजूदा परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। सवाल बहुत स्पष्ट है। पहला सवाल है कि बंगाल में तेजी से बढ़ी घुसपैठ की वजह क्या है, आज इसकी बात करेंगे। तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन चुका है क्या बंगाल? आज इस सवाल का जवाब तो चाहिए में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल कि बंगाल की जनता बदलाव का मन बना चुकी है क्या? अवैध घुसपैठ पर जवाबदेही किसकी, केंद्र की या राज्य की? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं जब बात घुसपैठियों की आती है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है और अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार की तुलना रावण के अहंकार से कर एक पैरामीटर सेट किया है। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी की, बंगाल की सरकार को चेतावनी भी दी और कह दिया कि अप्रैल के बाद जब बीजेपी की सरकार यहां बनेगी तो हर घोटाले की न्यायिक जांच होगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं अमित शाह का चुनावी हुंकार किस प्रकार का रहा, उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। उस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम गंभीर आरोपों पर उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अमित शाह के बयान आपको दिखाएंगे। कहा ममता दीदी हमारी सरकार बनने वाली है। 1.5 महीने पहले ममता दीदी मेरा मखौल उड़ाती थी। मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढहा दी गई। भाइयों बहनों, 2016 में हमें सिर्फ 10% वोट और 3 सीटें मिली थी। 21 में यह आंकड़ा 38% वोट और 77 सीटों तक पहुंचा है और शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता के रूप में बैठे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट 0 पर पहुंच रहे हैं और भाजपा का वोट 4 गुना बढ़ा है। अब तो सिर्फ 38% से 46% की छलांग लगानी है। ये तो मेरा अकेला उत्तर बंग कर देगा। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है। टाटा बाय बाय कहने। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया।
यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। तो देखिए, बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, देश की सुरक्षा का भी सवाल बन गया है। अमित शाह बहुत आक्रामक थे, उन्होंने रावण से तुलना ही नहीं की, बेहद गंभीर आरोप लगाए। जब घुसपैठ की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है, उनके प्रवक्ता, उनके नेता, कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए भूमि नहीं दी गई, और यही बात दोहरा दी। आज अमित शाह ने उस पर मुहर भी लगाई। आज इसी की बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग मौजूद हैं आपको बता दें, तो उसके बाद में आज हम बात करने जा रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। आपको बता दें कि राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका पांडे जी। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी कनेक्ट हो गए, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं पांडे जी आपकी लेना चाहूंगा। एक बार जरा फ्रेम में आइए सर, सही से बैठिए एक बार। आप बहुत कंफर्टेबल ज़्यादा ही रहते हैं आप। हाँ, अब दिखे क्लियर। मैं ज़रा समझना चाहूँगा इन आरोपों पर आप लोगों का जवाब क्या है, क्योंकि बेहद गंभीर और संगीन आरोप अमित शाह ने लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस प्रकार से रावण का अहंकार खत्म हुआ था, उसी प्रकार से आप लोगों का अहंकार भी खत्म होगा। इस पर क्या जवाब? साथ साथ में फेंसिंग लगाने के लिए जमीन तक नहीं दी आप लोगों ने, इसीलिए वोट बैंक की सियासत के लिए आप लोगों ने घुसपैठ होने दिया। इन तमाम गंभीर आरोपों पर आपका जवाब चाहूंगा। राम प्रकाश पांडे जी, टीएमसी किस प्रकार से देख रही है? एक बार अनम्यूट कीजिए पांडे जी, अनम्यूट कीजिए, अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, अब अपनी बात रखिए पांडे जी। हाँ, तो ये लोग जो हर एक बार आके इस तरह का जो झूठ देते हैं और पश्चिम बंगाल में ये प्रलोभन देने का जो काम करते हैं, ये पश्चिम बंगाल में कभी इनका काम में नहीं आएगा, ना आएगा। और दूसरी बात, ये रावण की तुलना, रावण का घमंड इनके पास हो गया है। और ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, तो पहले तो इन्होंने जो 370 हटाया, बोला था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। भाई, पुलवामा हुआ, वहां पर आतंकवाद नहीं खत्म कर पाए। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, वहां खत्म नहीं करे। तो जनता देख रही है कि ये केवल बोलते हैं, इनके पास धरातल में कोई काम नहीं होता है इनका। ये पश्चिम बंगाल में भी किसी दिन ये केवल एक, और हम तो इनको कई बार बोल चुके हैं, और हमारी राज्य सरकार भी बोल रही है कि हमारे साथ, हमारे राज्य सरकार के पुलिस के साथ एक बार तालमेल ठीक बनाइए, घुसपैठ कैसे रोका जाता है, पश्चिम बंगाल दिखा देगा आपको। आपको नहीं काम करना आता है तो आपकी गृह मंत्रालय फेल है और आप खुद फेल हो। अरे भैया, आप लोगों ने, तृणमूल सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, इसीलिए आज इस प्रकार की स्थिति है। ये देश की सुरक्षा के सवाल है, ये आरोप लगा रहे हैं अमित शाह। इस पर जवाब आपका हमें चाहिए होगा। तो इस ओपनिंग रिमार्क के बाद आप बने रहिएगा। ओके पांडे जी, सुनिए, मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रघुवीर सिंह जी, स्वागत है आपका रघुवीर जी। लेकिन प्रियदर्शी रंजन जी से पहले मैं उनका कॉमेंट ले लूं। रंजन जी, अमित शाह के इन आरोपों को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? और ये घुसपैठ का मुद्दा शुरुआत से चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और अमित शाह ने भी वही बातें दोहराई हैं। किस प्रकार से देखते हैं ये विषय, कितना इंपैक्टफुल रहने जा रहा है, कितना निर्णायक साबित होने जा रहा है इस बार के चुनाव में? इस पर चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। रंजन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए घुसपैठ हमेशा से एक मुद्दा रहा है। घुसपैठ के मुद्दे को वो उठाती रही, चाहे चुनाव जीत जाए या हार जाए, पश्चिम बंगाल में हो या झारखंड में भी। झारखंड में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। हालांकि चुनावी सफलता नहीं मिली, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे राजनीतिक नफा नुकसान कुछ भी हो। और इस मुद्दे की गंभीरता को इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि घुसपैठ आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को मानिए या न मानिए, पश्चिम बंगाल में यह समस्या है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह समस्या बनता हुआ जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के रास्ते से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, या सबसे ज्यादा निशाने पर पश्चिम बंगाल है। इस सच्चाई से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि फेंसिंग के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराया। ये सच है ना, ये सच है। तो और दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जिनको लग रहा होगा कि अमित शाह कह रहे हैं कि ये रावण का अहंकार है, इसमें
लोगों को लग रहा होगा कि सच है या नहीं है, खास करके टीएमसी के प्रवक्ता को लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये सब बातें नहीं है जी। और कभी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं आने वाली है। यकीन मानिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जैसा कि अमित शाह ने भी कहा कि 2016 की 3 सीटों से 70 पार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, 10% वोटों से किस तरीके से 38% वोटों तक पर पहुंच गई है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि यकीन मान लीजिए, मान लेना चाहिए टीएमसी को कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में। और सिंहासन खाली करो किस घंटा आती है के साथ अगर कोई पार्टी लड़ रही है। ठीक है, ओके ओके, आप बने रहिएगा रंजन जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, एक बार ओपनिंग रिमार्क उनका भी हो जाए। रघुवीर जी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बंगाल में हुआ घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो समझ में आया जो उन्होंने बताने की कोशिश की अपने भाषणों में आज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है या कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आपके आते ही घुसपैठ एकदम से रुक जाएगा पश्चिम बंगाल में? रघुवीर जी देखिए, घुसपैठ की जो बात आज अमित शाह जी ने आज कही है, अगर इतिहास देखा जाए या आप कुछ साल पीछे चले जाइए तो ये जो सबसे पहले ये जो बात अगर किसी ने की थी तो उसका नाम था ममता बनर्जी जी। आप हम सबको मालूम है किस तरह उन्होंने लोकसभा स्पीकर के मुंह पर कागज फेंकते हुए ये कहा था कि सीपीएम और कांग्रेस मिलकर जो है बांग्लादेश का जो साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना का जो इलाका है, जो करीब 2200 किलोमीटर का हमारी ये सीमा है, जिसमें आज के डेट पर 520 किलोमीटर जो फेंसिंग नहीं है, इस रास्ते से जो है घुसपैठियों को जो है ला रही है। हम ये मुद्दा काफी दिनों से, काफी सालों से, जब से हम विपक्ष में बैठे हैं तब से जो है मेन सामने लाए हैं। और एक बात बता दें कि आज जो है हाई कोर्ट ने भी ये कहा है ममता सरकार को कि जब बार बार आपको जमीन मांगी जा रही है 500 किलोमीटर का, ये 500 से ज्यादा जो किलोमीटर का एरिया है उस पे फेंसिंग करने के लिए जगह जब मांगी जा रही है तो आपको ये मार्च 31 मार्च तक आपको जो है किसी भी हाल में ये जगह उपलब्ध करानी होगी। तो इसके ऊपर तो आज हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। तो आज ये जो बात जो है वो सच्चाई सबके सामने आ गई है कि ममता सरकार बार बार ये कि बॉर्डर का इलाका होम मिनिस्ट्री का है, ये सब जो बातें, ये उलझाने का जो काम ये लोग कर रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे। जिस तरह ये सभी बातों में झूठ बोलते हैं, तो हम एक ही चीज मानते हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल एक सांस्कृतिक स्टेट है, एक देश की इतनी बड़ी सीमा उसके साथ है। तो आज देश पक्ष में जो है अब रघुवीर जी, अब वही बात घूम फिर कर आ जाती है। टीएमसी ये कहती है, वो अभी उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि नीतियां आपकी कमजोर हैं, आप लोग जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, तमाम बातें वो कर रहे हैं, आप अपना ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ रहे हैं, आप टीएमसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये बॉर्डर घुसपैठ रोकना आपका विषय ना कि राज्य सरकार का। उनका ये तर्क रहता है। रघुवीर जी देखिए, इनका तर्क जो है किस झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है, वो तो आज हाई कोर्ट ने उसके ऊपर थप्पा मार ही दिया ना। आप हमको बताइए 2011 से लेकर आज तक 21 बम विस्फोट हुए हैं पश्चिम बंगाल में। कौन है ये लोग? इसके पीछे जब जांच हुई है तो ये जांच में आया है कि ये जो लोग हैं किस तरह उस पार से आकर जो है इस तरह के काम कर करके बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। आप साउथ 24 परगना चल जाइए, गंगा सागर, सुंदरबन का जो इलाका है जी, वहां पर अगर एक थाने में छोटी सी चोरी भी होती है तो थानेदार ये कह देता है कि जो चोर है वो उस पार से आए थे, चोरी करके चले गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां पर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, हम एक ही मांग करेंगे तृणमूल सरकार को कि राजनीति करने के लिए आपके पास काफी दिन पड़े हैं, आप आने वाले दिन में विपक्ष में बैठेंगे। आप वो तो भाई आज तो ये इतना कॉन्फिडेंस इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, इसकी तो हम बात करेंगे। राम प्रकाश पांडे जी, बीजेपी बहुत आश्वस्त है, अमित शाह कह रहे हैं कि अप्रैल में हमारी सरकार बनने जा रही है और अप्रैल में जब हम आएंगे तो ममता बनर्जी के तमाम घोटालों की भी जांच करेंगे, जेल भी पहुंचाएंगे, इस प्रकार की चेतावनी भी आप लोगों को दी जा रही है, ये कहते हुए कि आप लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए
अवैध घुसपैठियों को आने दिया, उनको पनाह दी आप लोगों ने जस्ट ओनली बिकॉज कि वोट बैंक आपका मजबूत हो जाए। अब इन दोनों पर आपका जवाब चाहूंगा। घुसपैठियों को संरक्षण देने के इस मुद्दे को लेकर साथ साथ में अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बंगाल के लोग ही टीएमसी को बाहर खदेड़ेंगे, ये बात भी कही अमित शाह ने। पांडे जी सीधी बता रहे हैं कि बंगाल के आदमी इस बार इनकी 77 से 76 तो अगर जैसे 24 में इनको 18 से 10 में लाए थे, तो इस बार इनको 77 से इनको 30 में लाएंगे। और बता देते हैं किस तरह, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा बड़ा चीज किया है कि हमारी पश्चिम बंगाल के तो घुसपैठियों को संरक्षण दे कौन रहा है? पांडे जी, घुसपैठियों को संरक्षण दे कौन रहा है? पश्चिम बंगाल की नागरिक इनसे पूछेगी कि वो अंग्रेजों के दलाल कैसे थे। इन्होंने पश्चिम बंगाल को इतना गलत तरह से इंगित किया है कि इन्होंने राजा राममोहन को बोला अंग्रेजों का दलाल, इन्होंने विवेकानंद जी को कहा कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। तो पश्चिम बंगाल के अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूं आप वो बताइए पांडे जी, आप हर डिबेट में 4 रटी लाइनें घुमाते रहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं पांडे जी, ये बताइए घुसपैठ की वजह क्या है? ये घुसपैठ की वजह क्या है? ये 24 परगना, मुर्शिदाबाद, जो तमाम ऐसे जिले हैं सीमावर्ती, जो विशेष तौर पर जिले पश्चिम बंगाल है, वहां पर संख्या इतनी ज्यादा एकदम से कैसे बढ़ गई है? अब ये कितना बड़ा सवाल है, क्यों ना कहा जाए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय। घुसपैठ बढ़ने के पीछे की वजह क्या हो? इसी घुसपैठ को आधार बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है भाई। इसी घुसपैठ पर तो आपको बाहर धकेलने की बात कर रहे हैं। उसका तो उल्टा एसआर किया है ना, कितने घुसपैठी को निकाल दिए, कितने को निकाले वो तो निकला है ना वोटर्स में। और वहां क्या देखा गया, जिस आदिवासी को लेके ये अमित शाह जी बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में जहां आदिवासी सबसे ज्यादा बसवास करते हैं वो नॉर्थ बंगाल, और सब आदिवासियों का नाम है एसआर उसमें, उन्हीं का नाम पड़ा हुआ है जिसको आदिवासी लेकर वोट करते। तो या अगर घुसपैठियों का मामला ना होता तो एसआईआर का इतना विरोध आप लोग नहीं करते ना, ये भी तो बात उठती है। ये एसआईआर का विरोध, इतनी ज्यादा तिलमिलाहट, बौखलाहट, छटपटाहट इसलिए तो दिख रही है क्योंकि आपको पता है कि सारा वोट कट गया घुसपैठियों का। साफ करोड़ों बताया जा रहा है, आंकड़ा तो 2.5-3 करोड़ के आसपास जा रहा है। जो आदिवासियों के वो आदिवासी, ठीक है, रघुवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, रघुवीर जी कुछ कहना चाहते आप, रघुवीर जी कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहते, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं रंजन जी से बात करूंगा। रघुवीर जी जल्दी से सर। जी मैं आपको एक बात बता दूं, साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना जो बॉर्डर में जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए आपको पाए जाएंगे, हमने जब देखा ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चालू हुई, किस तरह जो है शहर के बहुत ही करीबी राजरहाट न्यू टाउन जो इलाका है, वहां पर अचानक रातों रात की जो है बस्तियां खाली हैं, वहां पर लोग नहीं मिल रहे, लोगों के घर बस्तियों के में ताला लगा हुआ है, लोग मैदान में स्टेट गवर्नमेंट के मैदान में बस्ती बनाई गई, उस बस्ती में घुसपैठी इतने सालों से रह रहे थे, रातों रात वो गायब हो गए। और एक चीज बता दूं, नॉर्थ 24 परगना साउथ 24 परगना का जो इलाका है जी, वहां पर जो जिन लोग के नाम कटे हैं उनके बच्चों और उनकी उम्र, मतलब पिता और बच्चे की उम्र के फासला सिर्फ 15 साल का है। ऐसे भी केस पाए गए हैं, मतलब ससुर का नाम पिताजी के नाम की जगह इस्तेमाल करके जो है नकली डॉक्यूमेंट बना करके ऐसे भी लोग रह रहे हैं। तो एसआईआर जब चालू तो हुआ, कैसे रह पा रहे थे रघुवीर जी, कैसे रह पा रहे थे? के लोग जब सामने आए, ये रह कैसे पा रहे थे? ऐसा तो है नहीं कि आएंगे अपने आप इनका राशन कार्ड बन जाएगा, इनका आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, ये हमारे देश के नागरिकों की तरह इजिली रहने लग जाएंगे। ये सब कैसे संभव हो पाया? संरक्षण तो कहीं ना कहीं मिला ही होगा ना इनको। जी मैं वही तो बता रहा हूं, आप देखिए मात्र 5,000-2,000 रुपए के लिए ऐसे भी केस हैं जो 2,000-5,000 लेके नकली डॉक्यूमेंट बनाए गए। आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले 26 लोग, बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए, आप अपनी बारे में बोलिए। 26 लोग गिरफ्तार हुए थे। उन 26 लोगों ने बताया कि किस तरह वो है जो पैसे दे करके वहां स्थानीय जो उनके पंचायत के जो लोग थे, पंचायत के लोगों को पैसा दे करके उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया और बंगाल के रास्ते, ये जो कैनिंग का रास्ता है, सुंदरबन का इलाका है, इस रूट से ये लोग बंगाल में आए, बंगाल से भी छत्तीसगढ़ आए। तो इनको यही पूछना चाहिए कि आप जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, नेताजी ने इस धरती से जो बिलोंग करते थे, जिस धरती के लिए
जिस धरती के लिए माना जाता था, आज उस धरती को कलंकित करने का तृणमूल कांग्रेस कर रही है। आतंकवादी आके विस्फोट कर गया। आपका गृह मंत्रालय फेलियर है, आपका अमित शाह अरे आप गृह मंत्रालय क्यों जा रहे हैं? आप बताइए ना, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर किसके पास में है? स्टेट लॉ एंड ऑर्डर किसके पास में है? आप स्टेट लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। आपकी मुख्यमंत्री स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मंत्री है। आप बताइए 21 बॉम्ब विस्फोट हुए हैं आज तक, 21 बॉम्ब विस्फोट। बॉर्डर फेंसिंग के लिए भूमि तो दी नहीं आपने पांडे जी। जांच है वो पूरी नहीं हुई है। सारी जांच जो है कोर्ट ने सीबीआई और ठीक है, ओके रंजन जी। आपकी तो आदत है कि कुछ गलती हुई तो नहीं रंजन जी, एक मिनट, मैं रंजन जी से जरा बात कर लूं, आ रहा हूं। अरे पांडे जी, अरे मुझे तो आपसे ये समझना है कि ये बॉर्डर फेंसिंग के लिए आप लोगों ने जमीनें दी नहीं, नहीं बॉर्डर पर तार लगवाने के लिए आपने सहयोग सरकार का किया नहीं, केंद्र सरकार का, है ना? अरे भाई आप अगर वहां बॉर्डर पर ये तारे लगवा देते तो शायद इस प्रकार की घुसपैठ को रोकी जा सकती थी। भाई बीएसएफ से जितना हो पाया उन्होंने उतना किया, लेकिन अब आप जमीन नहीं देंगे तो केंद्र सरकार आकर बॉर्डर पे वो फेंसिंग लगवाएगी कैसे? यही बात अमित शाह भी दोहरा रहे हैं आके, यह आपको सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन रंजन जी क्या आपको वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि बंगाल में इस बार जनता बदलाव के मूड में है, या सिर्फ ये आक्रामक बयानबाजियों तक ही मामला सीमित नजर आ रहा है, धरातल पर कहानी कुछ और है? किस प्रकार से आपका विश्लेषण है इस पर रंजन जी? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से आक्रामक रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की भी राजनीति की बात कर लीजिए, जब 2021 में चुनाव चल रहा था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही थी। ममता बनर्जी भी बेहद आक्रामक थी, और कितने बयान, किस तरीके के बयान दिए गए वो सबों को पता है। 2 मई दीदी गई भारतीय जनता पार्टी का बयान था, चड्डा नड्डा पड्डा ये ममता बनर्जी का बयान था। इस तरीके के बयानों पर उतरा हुआ पश्चिम बंगाल का चुनाव था। इस बार भी उसी आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। सतह पर जो सवाल आपने टका सा पूछा कि सतह पर क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए सतह पर जो स्थिति है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में ही है। टीएमसी थोड़ा भी अगर पिछड़ी तो उनका नाव डूब जाएगा, और पिछड़ती हुई अभी फिलहाल इसलिए वो रेस में नजर आ रही है। उसका कारण है कि टीएमसी का आधार वोट बैंक इनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई एआईएमआईएम हो गया, हुमायूं कबीर, क्या ये लोग भी बहुत बड़ा सिरदर्द है इनके लिए इस बार? दोनों मुर्शिदाबाद के इलाके में तो हुमायूं कबीर बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं अगर टीएमसी उनको फिर से अपने पाले में नहीं लाती है तो। और इस बार बदले पिछले बार के चुनाव में भले ही एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी ने खास करिश्मा नहीं किया था पश्चिम बंगाल की राजनीति में, लेकिन इस बार उनका इंपैक्ट बड़ा रहने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एआईएमआईएम ने लगातार दूसरी बार बेहतरीन प्रदर्शन किया सीमांचल के इलाके में, सीमांचल वो इलाका जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, उन इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो उसके बाद उम्मीदें वहां भी जाग गई है पश्चिम बंगाल में कि ओवैसी का करिश्मा वहां भी चलेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के बीच में अलोकप्रिय हुई है। क्यों हुई अलोकप्रिय? पहले उन्होंने और उनकी पार्टी ने वक्फ के मामले में सड़क से लेकर के सदन तक विरोध किया था और कहा था कि अपने राज्य में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। फिर बैकफुट पर ममता बनर्जी चली गई। एसआईआर के मसले पर भी वैसा ही हुआ। तो लगातार अल्पसंख्यकों को भी लग रहा है कि ममता बनर्जी में वो दमखम नहीं है, या वो अब चीज नहीं, चार्म नहीं रह गया है जिसकी वजह से वो लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो वहां पर हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम स्पेस ले रही है, और वो स्पेस जब लेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता अब बताइए पांडे जी, बिना प्रयास के ही बड़ा फायदा होगा। तीनों तरफ से घिरे हुए हैं आप, और ये वजह है कि आप लोग इतने ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहे हैं। आपका मुसलमान वोट बैंक जो काटना था वो कट गया एसआईआर के माध्यम से, बचा कुचा जो असली वोट बैंक है मुसलमानों का वो ओवैसी ले जा रहा है। इस बार हुमायूं कबीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ चुका है आप लोगों के लिए। ये वजह है आप लोगों के घबराहट की, आप लोगों के डर की, जिसके बारे में रंजन जी भी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। पांडे जी देखिए, उनको शायद पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 21 में आईएसएफ बोल के भी एक दल आया था, वो भी पीरो के वर्णन थे, तो उनसे भी जीरो होके इस बार जीरो हो रहे हैं। और दूसरा बात है, उनको शायद पता नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस बार वो विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। डर उनके प्रतिपक्ष के नेता को वो बढ़ावा गया, क्योंकि उस जगह पर हमारा ऐसा नेता है कि शुभेंदु अधिकारी हारेंगे, तो उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि इनके प्रतिपक्ष के नेता इस बार इलेक्शन विधानसभा नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो हमें अच्छे से पता है ओबीसी जी का पश्चिम बंगाल में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आए थे और मुंह की खा के गए। तो
इस बार रही तो बात ये हाँ। बाबरी मस्जिद बनाने वाले की, तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान अच्छे जानते हैं कि ये बाबरी मस्जिद लेके क्या खेल सर हुआ है। आप शायद ये भूल गए पश्चिम हैं बंगाल में कि राजनीति पिछली होगी। बार के नतीजों में 10% से ज्यादा का वोट आपको नहीं मिला था। अरे बीजेपी को 38.कुछ% मिला था और आपको भी 48 से नीचे मिला था, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था वोटों के मामले में। इसीलिए तो इसी को तो आधार बनाकर बीजेपी ये दावा कर रही है कि पिछली बार हमारा वोट परसेंटेज 38 पे गया था, सीट हम 80 के करीब जीते थे। इस बार दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि दिन पे दिन इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा सिरदर्द आप लोगों के लिए है। वोट परसेंटेज पर भी हम बात करेंगे, अमित शाह के कॉन्फिडेंस की भी हम बात करेंगे, कितना ज्यादा आत्मविश्वास आ कहां से रहा है बीजेपी के अंदर, क्या एसआईआर की बहुत बड़ी वजह है। आज इन तमाम पहलुओं की हम बात करेंगे। पांडे जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। पांडे जी, 2015-16 में जो चुनाव हुए थे उस समय आप लोगों का वोट परसेंट 44-45 के आसपास था, बढ़कर आप 21 में पहुंचे 48% के आसपास। 48% पूरा आपको नहीं मिला। बीजेपी 16-15 वाले चुनाव में जो वोट परसेंट था उनका, जो मैं देख पा रहा हूं अभी, वो करीब 10% का था। वो बढ़कर सीधा पहुंच गए 38 पर, यानी करीब करीब 28% वोट परसेंट उनका बढ़ा 5 साल के अंतराल में। अब ये चिंता नहीं तो क्या है आप लोगों के लिए? इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर वोट बढ़ा अगर बीजेपी का, तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा और इसीलिए बीजेपी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर किस बार हम बंगाल में दिखाने जा रहे हैं, अप्रैल में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो 24 वाला में गिना दीजिए ना कि 18 से इनको 10। तो भाई लोकसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग होता है सर ना। हाँ, पैटर्न अलग होता है। तो हमने वहां मेहनत की ना, तो फिर हमने इनका मेहनत करके इस बार इनको जो 30 के अंदर मैं बोले ना, 30 के हमारी मेहनत उस जगह पर है। हाँ। हम एक एक जगह पर इनकी कमियों को गिना रहे हैं और इनके इतने सांसद जीत के आए, हम तो बोलेंगे ठीक है। उससे कम सांसद जो है, उनके बराबर के सांसद से लेके इन्होंने सरकार बनाई है, वहां काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उससे ज्यादा सांसद गए हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में एक भी सांसद कोई काम करके दिखा दे, कोई काम किया हुआ सांसद आप काम करने का देते हैं ना, वही तो समस्या है। आप पश्चिम बंगाल में काम करना करते हैं ना करने देते हैं। नहीं, आप तो यही तो पहचान है टीएमसी की, वो काम ना करते ना करने देते हैं, वो वाला हिसाब है। इसको लेकर भी तो आरोप लगते हैं। ईडी अपना काम करने पहुंचती है, आप रोक देते हैं। सीबीआई अपना काम करने पहुंचती है, आप उनको रोक देते हैं। चुनाव आयोग अपना काम करने पहुंचता है, आप उनको रोक देते हैं। अब सांसद काम करने जाता तो उनके ऊपर पत्थर चलाते हैं, सांसदों को अस्पताल पहुंचा देते हैं मार मार के। तो आप लोगों की ये तो कानून व्यवस्था है सर, ये तो गुंडागर्दी है ना, इस पर नहीं बोलेंगे आप। सांसद काम करने के लिए गया था कुछ दिन पहले, देखा था हमने सर, पत्थर मार मार के अस्पताल पहुंचा दिया आपने सांसदों को। क्या हुआ था वो? बोलने तो क्या हुआ क्या था वो? विद्यासागर की मूर्ति, किसी ने पत्थर मार मार के सांसदों को अस्पताल पहुंचाया? कौन सी मूर्ति तोड़ने? इसका जवाब नहीं होता आपके पास रघुवीर जी? 21 में विद्यासागर की मूर्ति तोड़े थे। अरे भाई मैं बस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है, बिहार नहीं था, बिहार में जो शासन चला रही है, तृणमूल कांग्रेस की थी, करने में सफल नहीं हो पाए, तो अनाप पक रहे हैं। ठीक है, ओके। कानून को जो है मानते नहीं है। हाँ, आप हमको एक बताइए, जैसे आपने कहा ये काम नहीं करने देते, ममता बनर्जी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करती है टीवी पे, इन्होंने जमींदारी बना रखी है। पर आप भाई साहब आप बोलने दीजिए, आप अपने समय को राम प्रकाश पांडे जी 2-3 महीना बचा हुआ है, इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे? 2-3 महीना और काट लीजिए। अरे हाइपर राम प्रकाश जी, आप अपने समय सही से बोलिए, आप अपनी बात रखिए। फरवरी, मार्च और अप्रैल तक के अप्रैल तक की है सरकार। उसका जवाब पश्चिम बंगाल देगा। अरे वो अमित शाह तो वही कह के गए कि जवाब पश्चिम बंगाल देगा, वहां के लोग देंगे ममता दीदी को, उनका रावण का अहंकार खत्म होगा। रावण को भी लगता था, अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने आज कहा है कि जिस प्रकार से रावण जो है आश्वस्त था कि उसको कोई हरा नहीं सकता, वही अहंकार आप लोगों का वो भी टूटने जा रहा है। अप्रैल तक का डेडलाइन बता दी उन्होंने, 3 महीना काट लीजिए जैसे काटना है। अगले गेस्ट को तो बोलने दीजिए ना पांडे जी, इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों? मतलब आप क्या चाहते हैं? आपकी से बात करूं मैं? रघुवीर जी कुछ बोलना चाह रहे, सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए रघुवीर जी। जहां अहंकार की बात की है, थोड़ी एनर्जी चुनाव के लिए बचाइए सर, बहुत मेहनत करनी इस बार आप लोगों को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, थोड़ी वहां एनर्जी बचाइए। अभी रघुवीर जी को बोलने दीजिए। रघुवीर जी जी आशीष जी, जैसे आपने कहा, इनके अहंकार के सामने तो रावण का भी अहंकार जो है वो झुक जाए। देखिए, ममता बनर्जी जो है एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग करती है, एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में डीएम, स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं, एमपी एमएलए, उनको लेके एक लाइव
टीवी पे दिखाने के लिए एक मीटिंग करती हैं। पर आज तक किसी भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि को, चाहे वो एमएलए हो, पंचायत स्तर पे हो, एमपी हो, किसी को भी है इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। हमने देखा कुछ दिन पहले हमारे जो लोकसभा के एमपी हैं मनोज टिग्गा जी, उन्होंने जाके डीएम को चिट्ठी देकर ये कहा कि अगर मेरे जो मुझे एमपी के फंड में जो राशि मिलती है, अगर उसके टेंडर पास नहीं किए गए तो हम आपके ऑफिस के सामने जो है वो 48 घंटे धरना पे बैठ जाएंगे। तो जहां पर जो आज जिस लोकतंत्र में जिस एमपी को अपने काम कराने के लिए धरने पे बैठा जाए, तो वहां पर क्या परिस्थिति है आप समझ जाइए। देखिए आज जो है छात्र वर्ग हो, डॉक्टर का वर्ग हो, जो सरकारी कर्मचारी हो, हमने देखा किस तरह डीए को लेके लोग जो है रास्ते में बैठे, टीचर जिस शिक्षा के लिए बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनकी शिक्षा के लिए, उनकी मेधा के लिए नोबेल प्राइज मिला, उस शिक्षा को इन्होंने पैसों के लिए बेच दिया। वो शिक्षक जो है किस तरह रास्ते पे है। तब जब हर समाज का वर्ग जो है वो रास्ते पे अपने प्रतिवाद कर रहा है, और पिछले 5 साल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हर इश्यू को पब्लिक के सामने रेज उठाया है, जिस तरह लड़े हैं, हम लड़ाई लड़े हैं, हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मरे हैं, उस पे हम पब्लिक के जो एक विपक्ष में बैठने जो हमें विपक्ष में बैठाया था, उस पे हम पूर्ण तरह से हम सफल हुए। और आने वाले दिनों में देखिएगा यही जनता जिन्होंने हमें विपक्ष में बिठाया था, यही जनता हमें जो है सरकार में भी बैठाएगी। और जिस तृणमूल कांग्रेस ने माँ माटी मानुष का नारा देकर 2011 में आई थी, इनको घर भेजने का काम करेगी। रंजन जी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं आपको बता दूं। रंजन जी, ये वोट परसेंटेज वाकई मैटर नहीं करता क्या? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उछाल आमतौर पर कम देखने को मिलता है, और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का उछाल देखने को मिला 2021 के चुनाव में, पिछले चुनाव की अपेक्षा, और वो वोट परसेंटेज हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का 1% बढ़ते ही देखा। अरे 38% अगर विधानसभा में मिला था, 39 उनको लोकसभा चुनाव में मिला। अब सीटें अप्रत्याशित कम रही, लेकिन वोट परसेंटेज काफी हाई रहा। तो क्या ये टीएमसी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। टीएमसी इस बात को लेकर के चिंतित भी है। कहेंगे तो नहीं, आपसे थोड़ी कह देंगे कि हम चिंतित हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए वोट प्रतिशत से, लेकिन अंदर खाने तो चिंतित हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हैं, ऐतिहासिक तौर पर वर्ष 2021 ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, वो बता रहा था टीएमसी के तिलमिलाहट को। वो तिलमिलाहट था जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरों से निकाल करके किस तरीके से किया गया, आगजनी हुई, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, वो सबों ने देखा है, पूरे देश ने देखा। कभी वैसा नहीं हुआ था। तो टीएमसी की तिलमिलाहट इस लेवल पर है, और ये बढ़े हुए वोट प्रतिशत का ही नतीजा है। वरन पश्चिम बंगाल में 2021 में तो टीएमसी ने ही सरकार बनाई, फिर इनको हिंसा पर उतारू होने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प के तौर पर बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल में उभरी। कांग्रेस खत्म हो गई, वाम के दल खत्म हो गए, कायदे से खत्म हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए। ममता बनर्जी ने उनको खत्म कर दिया, या वे खुद इतने शायद पश्चिम बंगाल में रह नहीं गए जो वहां वे सरवाइव कर पाए। भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभरी, और बढ़े हुए वोट प्रतिशत, लोकसभा चुनाव का भी आप जो जो वोट प्रतिशत है, कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए सिरदर्द है। ये लोग ये बार-बार ये कहते हैं, रंजन जी, ये लोग बार-बार ये कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा देखो। अरे भाई, नतीजा तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, 18 से 12 पे आ गए, लेकिन वोट परसेंटेज भी तो देखो, बढ़ा है भाई 1%। विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उसको आप कैसे किनारे कर देंगे? और ये तब स्थिति थी जब एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर नहीं हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लो परफॉर्म की। 2024 के लोकसभा में पूरे देश में लो परफॉर्म किया। और उस समय भी पश्चिम बंगाल में अगर 1% का वोट इजाफा के तौर पर दर्ज करा पाई भारतीय जनता पार्टी, तो उसका आप अचीवमेंट मानिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ लीजिए, जो भूल रहे हैं ये लोग, मतुआ समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको उदाहरण के साथ बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में
जो भी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती उसमें से अधिकांश वैसी सीटें जीती जहां पर मतुआ समाज का बहुतायत है। 10 सुरक्षित सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की और वो तमाम 5 सीटें वैसी थी जहां पांडे जी आप बताइए, आप बताइए। नागरिकता देने गए थे, हाँ वहां तो अपोजिट में जाएंगे। अरे सर सुनिए ना, माँ माटी मानुष ये नारा नहीं, अब यह सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। ये भी कहा है उन्होंने, अमित शाह ने, उन्होंने ये भी कह दिया कि वंदे मातरम बोलने नहीं, वंदे मातरम बोलने से आपका वोट बैंक फिसल जाता है, इसलिए आप वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाकर आप लोगों को घेरने की कोशिश की है। ऊपर से वोट बैंक का मसला, वोट परसेंटेज का मसला अलग सिर दर्द है आप लोगों के लिए। वंदे मातरम है, उनके नेता ने सांसद में बोला था कि वंदे मातरम बोला नहीं जाएगा। हाँ उसके बाद ये चालू हुआ है, वो भी याद कीजिए। संसद में भारतीय जनता पार्टी का कि वंदे मातरम और जय बंगाल। रघुवीर जी 10 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात रखें फिर मैं क्लोज करूंगा। रघुवीर जी। जी आशीष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने थोड़ी देर पहले कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो डर गए। नेता प्रतिपक्ष ने 2024 में सबसे पहले ये कहा था कि ममता बनर्जी में अगर हिम्मत है तो वो भवानीपुर विधानसभा जहां उनका घर है वहां पर इलेक्शन लड़े और मैं खड़ा रहकर उनको इलेक्शन हराऊंगा। और 2024 में लोकसभा में भवानीपुर विधानसभा के जिसमें 8 वार्ड आते हैं, जिसमें 5 वार्ड जो है बीजेपी ने जीते हैं, करीब 2,500 हजार के वोट की लीड है, जो अपने घर में ही ममता बनर्जी जीत पाएंगी। ओके, मेरे पास समय सीमित था, मेरे पास समय इतना ही था आज की इस डिबेट के लिए। तो आप सभी का बहुत आभार, पांडे जी, रंजन जी और सिंह साहब आपका बहुत आभार। देखिए बहुत स्पष्ट है, अमित शाह ने कह दिया जिस प्रकार से रावण का अहंकार टूटा था उस प्रकार से दीदी का अहंकार भी टूटेगा। और अप्रैल में 2026 इनकी विदाई का साल है और अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। आज हमने इसी विषय पर बात की। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।